ओके, वंस अगेन मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। अच्छा, हम जितना मुझे याद है, हमारा जो लास्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमारे पास एक ही थ्योरम रह गया था रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। वो करने के बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो थ्योरम क्या है? दैट कंसिडर पी वेक्टर्स ईच हैविंग n कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये वेक्टर और कंपोनेंट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, जैसे हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं R2, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, x एंड y। आप R3 का कोई भी वेक्टर लेंगे, उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, x, y एंड z, एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट आपने इस बात में करना है कि अगर p वेक्टर है, राइट, तो n कंपोनेंट्स का मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं R2 का वेक्टर लेती हूँ तो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो n मेरा 2 हो जाएगा, राइट। एंड इफ n इज लेस देन p, n लेस देन p का मतलब क्या है? देखिए, नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास p हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास 3 वेक्टर हैं, तो p मेरा 3 हो जाएगा, और तीनों वेक्टर्स मैंने R2 में से लिए हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, अदरवाइज जब आप ये थ्योरम खुद पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर मैंने 3 वेक्टर्स चूज किए हैं, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स मेरे पास 3 है, और ईच वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं। उसकी वजह यह है कि हम किसी एक सेट से ही वेक्टर उठाते हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है कि अगर मैंने 3 वेक्टर लिए, 2 में R2 में से उठा लूँ, 1 में R3 में से उठा लूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी स्पेस जो है, वेक्टर स्पेस, वो R2 है, तो इसका मतलब है कि नेसेसरीली मैं R2 में से जितने वेक्टर उठाऊंगी उन सबके 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो जो 3 वेक्टर्स मैंने उठाए, यानी मेरा P3 है, और उनके कंपोनेंट्स कितने हैं? 2। तो इसका मतलब क्या होगा? n मेरा 2 है, ईच वेक्टर हैविंग 2 कंपोनेंट्स, so n is equals to 2, and number of vectors are 3. So if this condition satisfies, that n which is here equal to 2, p which is 3. अब इसका मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मेरे पास 2 है, तो 2 ऑब्वियसली लेस देन 3 होगा। देन दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ऐसा केस जहां भी अराइज हो जाए कि आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम हो जाए, तो भी वो जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन होंगे वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, राइट। सो अगर आपके पास ये कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है, देखिए लेस की ऑपोजिट हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल होती है। जैसे अगर आप रिमार्क 7 में ऊपर देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ आपके पास कंडीशन लिखी है, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो इसकी ऑपोजिट कंडीशन क्या होगी? इट मस्ट बी रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो सिमिलरली इस लास्ट थ्योरम के अंदर भी ऐसा ही होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि कब ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि ये इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसके लिए हमारे पास n शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p होल्ड करना चाहिए, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से रेलिवेंट। ऑल्दो हमने पहले लीनियर कॉम्बिनेशन से रेलिवेंट एग्जांपल्स की, हमने स्पैनिंग सेट से रेलिवेंट एग्जांपल्स अटेंड कर ली। अब हमारे पास इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से रेलिवेंट एग्जांपल्स को ट्रीट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर वही है। सिर्फ ये डिफरेंस आ गया है कि प्रूफ करना क्या है। प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो स्केलर्स आएंगे, आइदर वो सबके सब आइडेंटिकली जीरो हो जाते हैं या उनमें से कुछ नॉन जीरो है, क्योंकि अब डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस बेस करती है हमारे स्केलर्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारे स्केलर्स सबके सब जीरो आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर उनमें से कोई एक, क्योंकि हमने डेफिनेशन में एटलीस्ट का वर्ड यूज किया था, एक या एक से ज्यादा भी अगर नॉन जीरो अपीयर हो गया, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे नंबर ऑफ वेक्टर, जैसे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है u, v एंड w, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब प्रोसीजर रिमेन सेम, सिर्फ एक फर्क है कि आपने जो इक्वेशन पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की बनानी होती थी, वहां आप जिस वेक्टर के इक्वल इसको इक्वेट करते थे ना, जब आप स्पैनिंग सेट करते थे तो आपको याद होगा कि यहाँ पर कोई भी हमारा नॉन जीरो वेक्टर होता था ABC। हम खुद से उसको ABC कहते थे, क्योंकि हमने बेसिकली कंडीशन देखनी होती थी कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता था तो हम ये प्रूव कर देते थे कि ये स्पैनिंग सेट है। इसी तरह से जब लीनियर कॉम्बिनेशन से रेलिवेंट आपने क्वेश्चन किए, तो आपको याद होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन में एक वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन होता था कि प्रूव करें कि ये गिवन वेक्टर बाकी वेक्टर्स u, v एंड w के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप फर्क पता होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कैसे करना है, लीनियर
इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस का क्वेश्चन कैसे करना है और स्पैनिंग सेट के लिए हमने क्या प्रूव करना है। तो स्पैनिंग सेट में तो एक कंडीशन चाहिए होती है, वो कंडीशन बता दें जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकें कि आपका सेट कंसिस्टेंट है, आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, राइट। सो अब पिछले दो जो आपने फिनोमिनास पढ़ लिए हैं जिसमें हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्पैनिंग सेट। तो अब जो तीसरा हमारे पास जो टाइप आ चुकी है दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, तो इसमें आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। आप देख लें, आपको यहाँ पर 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। इन 3 वेक्टर्स को आपने प्रूव करना है कि आइदर ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपने जो लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट करना है उसको आप जीरो वेक्टर के इक्वल इक्वेट करोगे। एक और बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर ज़ाहिर टाइपिंग में आप इतनी नीटली टाइप तो उसको कर नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ पर जीरो के ऊपर बार हम लिखते होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीरो वेक्टर होगा। तो अब यहाँ पर डिटेल्ड क्वेश्चन ना सॉल्व करने का मतलब यही है कि ये आप लोग वेल फेमिलियर हैं कि हमने ये 3, 5 और -2 कहाँ से ऑब्टेन किया है, राइट। आपने उसी तरह से 3 वेक्टर आपको दिए जाएंगे, आपने 3 स्केलर चूज करने होंगे। यू कैन से दिस इज ABC, A1, A2, A3 बोल दें, B1, B2, B3 बोल दें। इसमें आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा। आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड से बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तीनों स्केलर्स की वैल्यूज आएंगी। अगर आप ये प्रूव कर सकें कि आपके पास जो स्केलर्स की वैल्यूज हैं वो सब की सब जीरो हैं, देखिए यहाँ पर तो जीरो नहीं है, यहाँ तो आपका पहला स्केलर 3 है, दूसरा स्केलर 5 है, तीसरा स्केलर -2 है। तो यहाँ तो ये तीनों की तीनों नॉन जीरो आ गए, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। इन केस अगर आपके पास ये तीनों स्केलर जीरो आ जाते हैं तो फिर आप कहोगे कि आपके सेट ऑफ वेक्टर्स u v w लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पर दोबारा से लिख कर बता दिया कि हमारे जो स्केलर्स हैं चूंकि वो नॉन जीरो हैं, दैट इज 3, 5 एंड -2, इट मींस द सेट ऑफ गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसी तरह से आप इसमें बी पार्ट देखें, बी पार्ट को थोड़ा सा डिटेल से सॉल्व कर लिया गया है और इसी को देखते हुए आप ए पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गिवन वेक्टर जो दिए जा रहे हैं ये है जी 1, 2, 3 यू वेक्टर है, 2, 5, 7 आपका वी वेक्टर है और थर्ड वेक्टर आपका 1, 3, 5 है। आपने प्रूव ये करना है कि आइदर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो ये 3 वेक्टर्स बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और क्यों, हमने कैसे प्रूव किया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपने सबसे पहले इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना होता है। रिमेंबर दैट, मैं दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रही हूँ कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। आपको जितने वेक्टर्स दिए जाते हैं आप उतने स्केलर अपनी फील्ड में चूज करते हो। अगर ये आपको R3 में से गिवन है तो ऑब्वियसली आपकी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो आप 3 स्केलर्स देते हो x, y एंड z, इनको कोई नाम भी आप दे सकते हो, ABC बोल दें, A1, A2, A3 बोल दें, B1, B2, B3 बोल दें, P, Q, R बोल दें, आपकी मर्जी है। तो 3 स्केलर्स जो कि हमारे पास अननोन्स होते हैं। असल में हम इस इक्वेशन के अंदर करने क्या जा रहे होते हैं, हमारा मेन जो गोल होता है वो यही होता है कि हमने x, y, z को कैलकुलेट करना है। तो आप ये कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं ना, वो क्या होता है, एक स्केलर को एसोसिएट कर देते हो पहले वेक्टर के साथ, फिर दूसरा स्केलर दूसरे वेक्टर के साथ, तीसरा स्केलर तीसरे वेक्टर के साथ और एक अलजेब्राइक साइन जो कि एडिशन है उसके साथ आप इसको लिंक कर दें, एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब डिफरेंट सिनेरियो में ये सिचुएशन डिफरेंट होती है कि जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है तो राइट हैंड साइड पर जो आपको सिंगल वेक्टर दिया जाता है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। यू हैव टू शो दैट आइदर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व होने के बाद आपको ये वेक्टर देता है या नहीं देता। जब वो स्पैनिंग सेट से रेलिवेंट क्वेश्चन होता है तो राइट हैंड साइड पे जो आपको सिंगल वेक्टर दिया जाता है ये आपका आर्बिट्ररी वेक्टर होता है ABC, क्योंकि आपने उसी वेक्टर के ऊपर कंडीशन फाइंड आउट करनी होती है। तो आपने देखा होगा कि जितने स्पैनिंग सेट से रेलिवेंट हमने क्वेश्चन किए हैं, हमारी जो फाइनल इक्वेशन ये कंडीशन आ रही होती है उसमें ये ABC एज इट इज अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा अब फिनोमिना हम पढ़े इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के अंदर हमारा जो राइट हैंड साइड पे वेक्टर अपीयर होगा ये हमेशा जीरो होगा, ठीक है। सो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इन अदर वर्ड्स हमारे पास एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस आएगा, लीनियर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आइडेंटिकली सब वैल्यूज आपके पास जीरो हैं। आपने इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व किया जो कि हम मेनी टाइम सॉल्व कर चुके हैं, आई थिंक इसमें अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, फिर आप इसको एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद गॉस एलिमिनेशन से जब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं या जब आप एचएनएल फॉर्म के बाद दोबारा इक्वेशन देखेंगे तो ये लास्ट सिस्टम आपके पास बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि आप z इक्वल्स टू 0 को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, वहां से आपके पास y आएगा, फिर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे और यहाँ से आपके पास x आएगा।
तो x, y, z you can easily see that all these three values are identically equal to 0. तो अगर ये तीनों 0 है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास सबके सब स्केलर्स आइडेंटिकली 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपके पास तीन आपको वेक्टर्स का सिस्टम दिया जा रहा है u, v एंड w, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए अगर जी एनी क्वेश्चन? अब देखें आपको, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कहती हूँ कि मैं इन तीन के बजाय 4 वेक्टर्स कर देती हूँ, राइट? मैं यहाँ पर एक चौथा वेक्टर p ले आती हूँ और ये R3 से ही बिलोंग कर रहे हैं। मुझे आप में से कोई बता सकेगा कि ये फिर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे? बी पार्ट की बात कर रही हूँ मैं। u, v, w में एक चौथा वेक्टर ऐड कर देती हूँ और इन चारों वेक्टर्स की 3 डायमेंशंस हैं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे? तो मैम जब आपने कहा था कि 3 से ग्रेटर हो जाते हैं तो फिर वो डिपेंडेंट होते हैं, हमने रिमार्क 9 जो पढ़ा था। ओके गुड, वेरी गुड। ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास R3 में से हम वेक्टर्स ले रहे हैं वो 3 से ज़्यादा हो जाए तो फिर तो सॉल्व ही नहीं करेंगे हम। जिस तरह यहाँ पे तो हमने सॉल्व करके दिखाया ना, फिर हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कह देंगे कि ये हमारे इस रिमार्क के थ्रू कि जब भी हम R3 में से नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 से ज़्यादा ले लेते हैं, 3 से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं हमारे वेक्टर्स, तो फिर वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। यू इवन डोंट नीड टू शो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि MCQs में यूजली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो एक नंबर का MCQ होता है, तो वो जस्ट आपने यहाँ पर अपनी नॉलेज यूज़ करनी है, सॉल्व तो कुछ करना नहीं है। आपने ये देखना है कि R3 में से आपको 3 से ज़्यादा वेक्टर जो ही दिए जाएंगे तो आप कुछ भी प्रूव नहीं करोगे, आप बस रिमार्क दे दो, बेशक उसकी स्टेटमेंट लिख दें, या आप स्ट्रेट अवे भी अगर लिख देंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो भी आपकी जो अटेम्प्ट है वो करेक्ट कंसिडर होगी। ठीक है? अच्छा, अब ये एक ही हमारी जो इन स्लाइड्स में लास्ट स्लाइड रह गई थी जिसमें हमने इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस से रेलेवेंट क्वेश्चन देखे थे। अब मैं वंस अगेन मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, मैं दूसरा टॉपिक ओपन करती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आइदर इट्स विजिबल और नॉट। ठीक है? जी क्लास, मुझे बताइएगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। अच्छा, आपको ये पहली स्लाइड पे 4.23 प्रॉब्लम ही नजर आ रहा है? यस यस मैम। ओके ओके। अच्छा, ये एक और प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ये देखें तो ये SM यूसुफ की बुक से मैंने प्रॉब्लम उठाया, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। ठीक है? तो इस ये थोड़ा सा आप कह लें कि लॉजिकल और थोड़ा टेक्निकल है। यहाँ भी हमने यही शो करना है कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ की गई है वो फील्ड से रेलिवेंट है कि अगर फील्ड चेंज करके दी जाए तो फिर हम कैसे इनको एनालाइज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपसे ये कहती है, शो दैट द वेक्टर्स u इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा। यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट्स है ना वो इमेजिनरी हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आए हैं, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये C2 से वेक्टर उठाए गए हैं। ठीक है? C2 आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। अगर आप लोगों ने वेक्टर स्पेस के बाद उसको अच्छे से पढ़ा हो लेक्चर के बाद, तो मैंने आपको बताया था कि ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखिएगा कि कौन कौन से सेट वेक्टर स्पेसेस बनते हैं। तो उसमें से जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो भी वेक्टर स्पेस बनता है। ठीक है? तो C2 का मतलब क्या है कि आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं, और जो कंपोनेंट्स बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं, दैट इज द आर्बिट्ररी सॉरी इमेजिनरी नंबर्स। तो पहला वेक्टर क्या है? 1 प्लस आयोटा एंड 2 आयोटा, और दूसरा वेक्टर जो हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया है ये 1 एंड 1 प्लस आयोटा। बिल्कुल जैसे आप लिखते हो ना R2 R3 R4, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसको C2 लिखोगे तो ये 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स से बिलोंग करता हुआ वेक्टर आपको नजर आएगा। अब ये दो वेक्टर्स हैं जो C2 से बिलोंग कर रहे हैं, प्रूव ये करना है कि बताएं कि आइदर ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड C। देखिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझने के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करें ना वेक्टर्स हैं कैसे, पहला पार्ट। दूसरा, कहाँ से आए हैं। तो
पहले क्वेश्चन के पार्ट में वो ये कहता है कि ये C2 से है। अब तीसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि अगर फील्ड हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ही रहने दें, अब देखिए ना, आपके पास जो आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं वो बज़ाहिर लग भी रहा है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कहता है कि अगर फील्ड हम C ही रहने दें, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आपने प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये कहता है कि अगर आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से चेंज करके रियल नंबर्स कर दी जाए, तो फिर ये प्रूव करें कि ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बल्कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इससे एक बात हमें पता क्या चली, हमने कुछ लर्न भी करना है ना, हम प्रूफ चले बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि कहीं फर्दर किसी लेवल पे जाकर हमसे ये बात पूछी जाए तो हमारी नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए कि फील्ड के चेंज करने से भी आपके वेक्टर्स की इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस बदल जाती है। और ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, अगर हमने पहले इसको एनालाइज नहीं किया तो अब हमें कर लेना चाहिए कि हम जब से इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम एक बात बार बार देख रहे हैं कि हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उन सेट ऑफ वेक्टर्स जिनको हमने प्रूव करना होता है कि इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, उनकी डिपेंडेंस स्केलर्स पे होती है। अगर हमारे स्केलर जीरो आ जाए तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे वेक्टर्स, अगर उनमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो जाए तो हमारे गिवन वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट। तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने स्केलर्स पे। स्केलर्स कहाँ से आते हैं, फील्ड से। तो ये तो हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हमारी फील्ड चेंज होने से हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स की इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पे फर्क पड़ता है डायरेक्ट। अब हम इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू कैलकुलेशन वाइज प्रूफ करने जा रहे हैं कि यस इट इज़ ट्रू। हम ये शो करेंगे कि ये कैसे ट्रू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पहले ये कहा जा रहा है कि आपकी फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम स्केलर्स ले रहे हैं ना यहाँ पे, वो हम लेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड से। सो रिकॉल दैट टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर अ फील्ड के इफ एंड ओनली वन ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपना तरीका थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा। वो एक स्ट्रेट अवे जो मेथड था वो यहाँ नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है, देखिए वो तो उस वक्त मेथड हम यूज करते थे जब एक स्पेसिफिक फील्ड होती थी, या वो सेट ऑफ रियल नंबर्स थी या वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स थी। अब यहाँ पर हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं, ये एक फेमिलियर थ्योरम है जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आप ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाएं कि आपका एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, तो वो दो वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब इन दो वेक्टर्स को जरा गौर से देखें। अगर आप 1 प्लस आयोटा, जो कि इस वक्त बेसिकली स्केलर है, याद रखिएगा 1 प्लस आयोटा एक स्केलर है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इसको अपने वेक्टर w से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा, जो कि आपका दूसरा वेक्टर u बनता है। इसका मतलब है कि आपने, मेरी बात को अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो 1 प्लस आयोटा जिसको आपने w से मल्टीप्लाई किया है, ये आया कहाँ से है, ये 1 प्लस आयोटा कोई रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो गए हैं कि आपने अपने गिवन वेक्टर्स में से एक वेक्टर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके ही सेट का दूसरा वेक्टर आ गया, यानी u इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ w। लेकिन वो स्केलर मल्टीपल कहाँ से आया है, आपकी फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। तो अब हमें ये फेमिलियर थ्योरम क्या बताता है कि अगर आपका एक वेक्टर आपके सेट ऑफ वेक्टर्स में से दूसरे का स्केलर मल्टीपल प्रूव हो जाए, ज़रूरी नहीं कि आपकी सेट के अंदर सिर्फ दो वेक्टर्स हों, तो फिर ऐसे होता है, दो हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आप उन 10 नंबर ऑफ वेक्टर्स में से, या अगर वो है ही दो, तो वो दो भी अगर आपस में स्केलर मल्टीपल हो जाए, या उन 10 में से कोई दो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाए, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही रिजल्ट को अप्रोच करती हैं कि फिर आपका पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। सो वी हैव सक्सेसफुली प्रूव्ड हियर कि अगर आप एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका दूसरा वेक्टर आ जाता है। इसका मतलब है कि आपका पूरा सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव कर दिया है
कि अगर हमारी फील्ड देखिए ना 1 प्लस आयोटा जिससे आपने W को मल्टीप्लाई किया वो कहाँ से आया है, आपकी फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारी फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो हमारे ये दो वेक्टर्स U एंड W लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब चलते हैं जरा दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट ये कहता है कि आप फील्ड को चेंज कर दें, आप इसको R बना दें। अब आपने ये जो 1 प्लस आयोटा C से लिया था ना, अब ऐसा स्केलर नहीं लेना, अब जो स्केलर लेना है उसको रियल नंबर होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड U एंड W आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर और ये हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसका जवाब देने के लिए इनफैक्ट आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ आपने एक कॉमन सेंस को यूज करके आपने एक जवाब देना है। देखिए मुझे ये बताएं, 1 प्लस आयोटा के अलावा क्या आप कोई भी ऐसा रियल नंबर लेकर आ सकते हैं जिसको आप W से मल्टीप्लाई करें तो U आए, या U से मल्टीप्लाई करें तो W आए? इज देयर एनी रियल नंबर? यस और नो? नो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। उसकी क्या वजह है? मतलब ये तो एक इतना आसान इसका आंसर है कि देखिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास रियल नंबर्स में तो यही ऑप्शन होते हैं ना, 1 है, 2 है, 5 है, -5 है, 0 है, वट एवर है। मैं कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं ला सकती जिसको मैं U से मल्टीप्लाई करूँ तो W आ जाए, W से मल्टीप्लाई करूँ तो U आ जाए। तो ये तो बहुत ही सीधा सा आंसर है कि हमारे पास 1 प्लस आयोटा एक ऐसा आइडियल कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसकी वजह से W U के इक्वल आ गया था, या फिर 1 प्लस आयोटा इंटू W हमारे पास U के इक्वल था। तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से ही हम ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं दैट इन आवर सेट वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मैं किसी भी रियल नंबर को W से मल्टीप्लाई करके U तक नहीं जा सकती, किसी भी रियल नंबर को U से मल्टीप्लाई करके W पे तक नहीं जा सकती। उसकी वजह क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से कभी भी रियल नंबर नहीं आ सकता। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से तो आपके पास रियल आ सकता है, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स को रियल से मल्टीप्लाई करने से आप रियल तक नहीं जा सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई फाइनली वी कैन से दैट कि हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकें कि वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। सो वी कैन से दैट कि अगर फील्ड हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स बन गई तो ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बल्कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये आप बेशक प्रूव करके देख लें, आप इसमें कोई से दो स्केलर सेट ऑफ रियल नंबर से A B ले लें और इसको वही जो पास्ट आपका प्रोसीजर है आप उससे सॉल्व करें तो यू विल सी दैट कि आपके पास आपके स्केलर्स आइडेंटिकली जीरो आएंगे एंड यू कैन सक्सेसफुली शो दैट विद द फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स these two vectors U and W are linearly independent। ठीक है जी। अच्छा जी, अब what are the bases and dimension? Basically dimension is nothing, number of bases को dimension कहते हैं। ठीक है, जितनी बेसिस होती है, अगर मेरे पास 5 बेसिस है तो इसका मतलब है मेरी डायमेंशन 5 हो जाएगी। इसलिए डायमेंशन को हमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ेगा, असल चीज़ तो है कि बेसिस क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि हम स्पैनिंग सेट और इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमने बेसिस को अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो अब बेसिस के लिए दो कंडीशंस होती हैं। अब हमें बेसिस की सिर्फ डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा, समझने की भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बड़ी डिटेल से ये दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं। बेसिस की डेफिनेशन ये होती है कि एनी सेट ऑफ वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास U1 U2 अप टू so on U1, ये एक सेट है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है मेरे पास। कोई भी हो सकता है ये सेट, इसमें 10 वेक्टर्स हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें इतने वेक्टर्स इंक्लूड कर दूँ कि जिनको मैं ट्रीट ना कर सकूँ। मैथमेटिक्स में हर उस चीज़ को इन्फिनिटी बोलते हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जिस पे आप कोई फिनोमेना अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इन्फिनिटी ये नहीं होता कि आप हम इन्फिनिटी को ना यूजली यूँ समझ रहे होते हैं कि इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख ही नहीं सकते। ये कोई मतलब ऐसी स्पेस में कोई दूर जाकर ऐसा कोई नंबर है जो हमें पता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। देखिए इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ पर सेट को इन्फिनिटी से डिफाइन करूँ ना, मैं ये कहूँ कि मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स इनफाइनाइट है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप इतने ज़्यादा वेक्टर्स ना लें जिनको आप ट्रीट ना कर सकें। तो मेरे पास ये जो U1 U2 अप टू so on UN सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ये फाइनाइट होने चाहिए।
ऐसा नंबर जिसको मैं कहीं जाके अप्लाई तो कर सकूं, जिसको स्टडी तो कर सकूं, ठीक है। सो एस मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, मैं इसको एक वेक्टर स्पेस वी की बेसिस कब कहूंगी? पहली बात तो याद रखिएगा कि ये बेसिस वी की बनेगी ही तब अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स वी में से ही आए होंगे। ऐसा नहीं है कि वी की बेसिस प्रूव करने जा रही हूँ और किसी और वेक्टर स्पेस से उठाकर मैं सेट ऑफ वेक्टर्स ले लूँ। वी की बेसिस प्रूव करनी है तो जिनको बेसिस प्रूव करना है उनको वी से होना चाहिए। सो दिस एस इज अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी। If this set S satisfies the following two conditions, then this will be treated as the basis for the vector space V. तो दो conditions कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये कि ये पूरा सेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि अगर मुझे ये कहा प्रूफ करना पड़ जाए कि ये S इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा इसको प्रूफ करना। हम अभी प्रूफ करके आए हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जीरो वेक्टर के इक्वल इक्वेट करेंगे, फिर वही सारा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमने एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया, गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, बैक सब्स्टिट्यूशन की। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जितने स्केलर्स मैंने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो n स्केलर्स आएंगे। इफ आई विल बी एबल टू सक्सेसफुली प्रूव दैट ऑल द स्केलर्स आर आइडेंटिकली जीरो, तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई। सेकेंड, इफ यू कैन सक्सेसफुली शो दैट दिस सेट S spans the vector space V, तो मैथमेटिकली मैं ये कैसे प्रूव करूंगी? हमने स्पैनिंग सेट प्रूव किए हैं और वो हमने कैसे प्रूव किए थे कि यहाँ हमें ये शो करना पड़ेगा कि हमारे ये सेट ऑफ वेक्टर्स जिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जनरेट करते हैं, अगर मैं वो कंडीशन लेकर आ जाऊँ जो मुझे ये प्रूव कर दे कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो मैं ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगी कि S spans V। और इससे रेलेवेंट भी हमने एग्जांपल्स की हैं। वी कैन इजीली मैथमेटिकली प्रूव दैट आइदर दिस सेट इज गोइंग टू स्पैन V और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि ना स्पैन करे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी तो आ सकता है ना, नो सोल्यूशन भी आ सकता है हमारे सिस्टम का। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है, देन वी से दैट दिस S will not make the basis for this vector space V। और अगर दोनों प्रूव हो गए तो उसका मतलब है कि ये सेट S V की बेसिस बनाएगा। और अगर ये बेसिस बनाएगा तो इस वेक्टर स्पेस V की डायमेंशंस n होंगी। जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाते हैं, वो नंबर उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। जैसे R3 है, R3 यूक्लिडियन स्पेस, ये जो 3 नंबर होता है ना, ये उसकी डायमेंशन होती है। R3 की मिनिमम नंबर ऑफ बेसिस 3 होती है और उस 3 नंबर को बोलते हैं R3 की डायमेंशन। R2 की डायमेंशन 2 होती है। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो इस वेक्टर स्पेस R2 को जनरेट करती है वो 2 है, राइट। सो हम ये डिफाइन कर सकते हैं अब, आफ्टर गेटिंग द कॉन्सेप्ट अबाउट द लीनियर इंडिपेंडेंस एंड स्पैनिंग सेट के बेसिस क्या होते हैं। सो अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स स्पैनिंग द वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर V। यूजली बुक्स के अंदर ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये लिखी होती है। अगर हम इसको अपने समझने के लिए आसान बनाएं तो फिर हम इसको 1 और 2 में लिख देते हैं, सिर्फ अपने लिए आसान बनाने के लिए कि हम अगर इसको एक्सियम्स के तौर पे डिफाइन करेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन भी लिखी जाती है कि इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स जो उस वेक्टर स्पेस को स्पैन भी करे उसको बेसिस कहते हैं, राइट। और डायमेंशंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी तो हम कहते हैं कि अगर लेट्स से इसकी n डायमेंशंस हैं तो इसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। और इसकी जो नोटेशन होती है वो उसको DIM बस लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते डायमेंशन। DIM ऑफ V जब भी लिखा हो इसका मतलब है कि ये जो राइट हैंड साइड पे आपको नंबर दिया जाएगा वो आपकी वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन होगी, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। अगर आपने n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए दो एक्सियम्स प्रूव कर दिए हैं तो फिर उस वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन n होनी चाहिए, ओके। अब बेसिस से रेलेवेंट हम क्वेश्चंस को पूरा पूरा प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हम सारा काम पहले से कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेसिस को स्टडी करते हैं क्योंकि देखें हर वेक्टर स्पेस की कोई ना कोई स्टैंडर्ड बेसिस जरूर होती है। अब स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है?
इसको ज़रा समझना ज़रूरी है। फर्दर हायर लेवल्स के ऊपर भी जब आप आगे जाके वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करते हैं ना, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस का वर्ड ज़रूर यूज़ होता है। देखिए, बाकी जो नॉन स्टैंडर्ड बेसिस होती है उनके लिए तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ता है, हमें 2 एग्जिम्स दिखाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंस भी शो करनी पड़ेगी, स्पैनिंग सेट भी शो करना पड़ेगा, फिर जाके हम प्रूव कर सकेंगे कि आइदर ये 2 एग्जिम्स प्रूव होते हैं या नहीं। अगर ये दोनों प्रूव हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस बनाते हैं, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, ठीक है, फिर वो बेसिस नहीं बनाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस की वो बेसिस होती हैं जो स्टैंडर्ड है। देयर इज नथिंग टू प्रूव। हम प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करना बहुत आसान होगा, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेते हैं, हम ये बात याद कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस की ज़रूर एग्जिस्ट करती है। और वो क्या होती है, यहाँ पर आपको जो स्लाइड पे सामने के एन नज़र आ रहा है, ये एक जर्नल वे है R2 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, R3 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, C1 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, C2 को रिप्रेजेंट करने के लिए, Cn को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमने एक जर्नल वे कर दिया, हम इसको श्रिंक करके एक जगह पर हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको Kn कह दिया। अब आप इसको K की जगह R लगाएं, आप K की जगह C अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी। फर्क क्या होगा, जब R लिखेंगे तो फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी, आपके स्केलर्स R से आ जाएंगे। अगर यहाँ पे C पुट कर देंगे आप, तो फिर आपके स्केलर जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, मैं आपको इसकी पहले सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जहाँ पर जैसे स्लाइड पे देखें तो फर्स्ट एक्सियम में हमने इसको फ्रॉम R3 कहा हुआ है। R3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? R3 में से अगर मैं 3 वेक्टर्स चूज करूँ, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, जो यहाँ पर Kn में जनरलाइज वे में कैसे लिखे गए हैं। अगर देखिए मैं Kn का कोई वेक्टर लेती हूँ ना, तो उसकी n डायमेंशन होंगी, 1 0 0 0 0 n तक। फिर E2 क्या है, 0 1 अप टू सो ऑन 0। फिर E3 क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे 1 लिख दें। E4 क्या होगा, 4 पे 1 लिख दें, अप टू सो ऑन En क्या होगा, nth पे 1 लिख दें। अगर R3 के यही 3 वेक्टर्स मैं लूंगी तो वो मेरे होंगे E1 E2 E3। कैसे, E1 मेरा होगा 1 0 0, E2 होगा 0 1 0, E3 होगा 0 0 1। अगर आपने इसमें मजीद कॉन्सेप्ट लेना है तो ये जो मैंने आर्टिकल उठाया है, ये मैंने कहाँ से उठाया है, आप एस एम यूसुफ की बुक पे चले जाएं। एस एम यूसुफ की बुक में 6.3 का आर्टिकल देखिएगा, ठीक है, उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 6.3 एंड 6.4 का आर्टिकल, एंड these two articles will be very helpful for you to understand what are basically bases, and especially इसमें इसी आर्टिकल के अंदर आपको वो स्टैंडर्ड बेसिस को डिफाइन करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड बेसिस पे रेलिवेंट, इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हुई हैं, राइट। तो आप इन 3 वेक्टर्स को लें, इस पे पहला एक्सियम प्रूफ करें कि आइदर ये 3 वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। यू विल सी कि सिर्फ 2 लाइंस के अंदर आप प्रूफ कर सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं 100%। इस पे आप स्पैनिंग सेट शो करें। मैं किन 3 वेक्टर्स की बात कर रही हूँ, E1 E2 E3, जो मैंने R3 के लिए सिंपलेस्ट केस मैंने ले लिया। आप R2 लेंगे तो ये 1 0 0 1 हो जाएंगे, आप R3 लेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएंगे। तो आप इन 3 वेक्टर्स को लेके बहुत इजीली शो कर सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और ये स्पैन भी करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस V को, ठीक है। सो इनको स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं, ये ऑब्वियस होते हैं। आप R3 का कोई भी वेक्टर उठा लें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ 1 2 3 एक वेक्टर R3 से उठा लें, आप इन 3 स्टैंडर्ड बेसिस की हेल्प से इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड बेसिस उस 1 2 3 वेक्टर को जनरेट जरूर करेंगे, ठीक है। आप कोई भी वेक्टर R3 का उठाएं, ये वेक्टर जो 3 मैंने भी आपको बताए हैं, जो कि स्टैंडर्ड बेसिस जिनको कहते हैं, ये R3 के किसी भी वेक्टर को स्पैन करेंगे। कोई भी R3 का वेक्टर इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, स्पैन करने की। अगर आप R3 का कोई वेक्टर भी उठा के इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, या ये 3 वेक्टर्स आपके R3 के किसी भी वेक्टर को अगर जनरेट कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड बेसिस हैं, ये बेसिकली क्या है, ये स्पैन कर रही हैं, ये जनरेट कर रही हैं आपकी वेक्टर स्पेस को। दूसरा एक्सियम, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। यू कैन इजीली सी दैट A1 into E1 plus A2 into E2 plus A3 into E3, जो कि यहाँ पर
जनरलाइज वे में लिखा हुआ है A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस अप टू so on AN EN। आप सक्सेसफुली अगर इन तीन वेक्टर्स को इस तरह से लिखें और राइट हैंड साइड पे अगर आप जीरो वेक्टर लिखें, या जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ है, ये तो हमने स्पैनिंग सेट के लिए लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो मैं ई की जगह जीरो लिखूंगी। यू कैन इजीली सी दैट कि आपके तीनों स्केलर जीरो आएंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। यहाँ हमने जनरलाइज वे में लिखा है, स्टैंडर्ड भी कहते हैं, यूजुअल बेसिस भी कहते हैं, कोई वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आप तीसरी एग्जांपल देखें तो 2x2 मैट्रिसेस अगर आप लेते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी? 2x2 की स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब होता है, या 2x2 का सेट ये होता है कि आपने जो मैट्रिसेस लेनी है उनका ऑर्डर सिर्फ 2x2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2x2 का जो आप सेट ऑफ मैट्रिसेस लेंगे उसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगी? देखिए, अब आपके पास 4 पोजीशंस है ना, यानी थोड़ा सा ना यहाँ पर रफली भी इसको याद रखने की कोशिश करें। अगर मुझे R3 की स्टैंडर्ड बेसिस याद है तो मैं किसी भी सेट की बना सकती हूँ। कैसे? ये जो 2x2 का सेट है मेरे पास, इसमें मैंने क्या करना है स्टैंडर्ड बेसिस बनाने के लिए? पहली पोजीशन पे पहले 1 रखूंगी, बाकी सबको 0 कर दूंगी। दूसरी पोजीशन पे, जिसको मैं A12 कहती हूँ पोजीशन, अगर आपको थोड़ा सा याद हो ना, तो B11 का मतलब होता है कि आपका यहाँ पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, B12 का मतलब है सेकंड, B21 का मतलब है सेकंड रो का पहला, B22 का मतलब है सेकंड रो का दूसरा। तो 4 मैट्रिसेस मैं आराम से बना सकती हूँ। और किस तरह से? कि पहले मैं पहली पोजीशन पे 1 रखूंगी, बाकी सारों को 0 करूंगी। दूसरी पे 1 रखा, सब 0। तीसरी पे 1 रखा, सब 0। चौथी पे 1 रखा, सब 0। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। जब आप इस लेक्चर को, अगर आप बॉदर करते हैं किसी लेक्चर को भी प्रिपेयर करना और उसको आप हाथ से सॉल्व करते हैं, तो ज़रा इन चारों को रख के प्रूव कीजिएगा। यू कैन इजीली सी दैट ऑल दीज 4 मैट्रिसेस विल बी linearly independent plus they will span your vector space। और आपकी वेक्टर स्पेस है क्या? 2x2 की मैट्रिसेस का सेट। तो ये हमारी स्टैंडर्ड बेसिस है 2x2 की मैट्रिसेस के सेट की, राइट? इसी तरह फोर्थ एग्जांपल पे आ जाए। अगर मैं अब 2x2 नहीं लेती, मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2x3 मैट्रिसेस का सेट है। 2x3 का मतलब क्या होगा? 2 रोज 3 कॉलम। अब मैंने आपको बताया था ना, जरा रफली याद रखने की कोशिश भी किया करें। इसकी स्टैंडर्ड बेसिस कैसे बनाएंगे? 1 की पोजीशन को चेंज करते जाएं। पहले पहली रो को कवर करें, पहली रो की पहली पोजीशन पे 1 रखें, सबको 0 करें। दूसरी पे 1 रखें, सबको 0 करें। तीसरी पे 1, यही काम दूसरी रो के लिए भी करते जाएं। तो टोटल मैंने कितनी पोजीशन चेंज करनी है? 6। तो टोटल कितनी स्टैंडर्ड बेसिस होनी चाहिए? 6। ठीक है, तो ये 1 की पोजीशन चेंज करने पे आपकी स्टैंडर्ड बेसिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इन 6 को रख के प्रूफ करके देख लें। 2 लाइन्स में आप बता सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट भी है और ये स्पैन भी करती है, क्योंकि मैं इस 2x3 मैट्रिसेस की जो वेक्टर स्पेस है, इसकी कोई भी मैट्रिक्स उठा लूँ, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है बेसिकली, मैं M23 का मतलब है 2x3 की कोई भी मैट्रिक्स उठा लूँ, मैं इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकती हूँ। इन सब को मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पर ये एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहे हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, और उनको शो करना, उनको प्रूफ करना मुश्किल काम नहीं है। तो ये तो बात की बात है कि मैं इन स्टैंडर्ड के अलावा किसी सेट को कैसे प्रूव करूँगी। उसके लिए तो मुझे पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। तो हम स्टैंडर्ड से समझना शुरू करते हैं, फिर हम बाकी सेट्स पे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पोलिनोमियल्स का सेट देख लें। हमने पोलिनोमियल से रेलेवेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व की हैं। हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी पोलिनोमियल आपको दे दूं तो आप उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, और पोलिनोमियल्स के लिए आप स्पैनिंग सेट कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि Pn ऑफ t ऑल पोलिनोमियल्स का सेट है, और वो पोलिनोमियल्स इसमें बिलोंग करते हैं जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या होगा कि डिग्री n भी हो सकती है, n से छोटी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं P3t लेती हूँ ना, तो P3t का मतलब होगा कि उन पोलिनोमियल्स का सेट जिनकी डिग्री 3 होगी या 3 से छोटी होगी। अगर यहाँ पे मैं इनको 7 ले लेती हूँ तो मैं कहूँगी कि वो पोलिनोमियल्स जिसमें x की हाईएस्ट पावर या तो 7 होगी या 7 से छोटी होगी, लेकिन 7 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप इस सेट की जो स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे वो ये है 1t। अब ये t जो है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये x की जगह लिखा हुआ है, आप इसको x भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू सोन x की पावर n। और एक यहाँ पर फर्क होता है,
और ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। आपसे कोई ये पूछे कि आपको पी एंड टी दिया जा रहा है, इसकी डायमेंशन बताएं, तो इसकी डायमेंशन n नहीं होती क्लास, बी केयरफुल, इसकी डायमेंशन n+1 होती है। कैसे? ये जो आप 1 लिखते हो ना, ये t की पावर 0 लिखा हुआ है या x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 0 के साथ काउंट करना शुरू करूंगी तो n तो नहीं बनेगा ना, n+1 बनेगा। तो t की पावर 0 से काउंट करना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन n। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितनी डायमेंशंस बन गई? n नंबर ऑफ डायमेंशंस नहीं है, बल्कि वो n+1 है, क्योंकि मैंने 0 को काउंट किया। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया जा रहा है p एंड t, यानी हाईएस्ट डिग्री जो है n है, तो उसकी डायमेंशन बताएं। तो उसकी डायमेंशन का मतलब ये होता है कि उसके बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n नहीं है, ये n+1 है, राइट। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका ऑब्वियसली प्रूफ तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमें इसकी जो 3 यहाँ पर एक्सियम्स लिखे हैं वो हमें याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर कोई भी वी वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल है, जब भी आप आगे किसी भी थ्योरम के अंदर वो फाइनाइट डायमेंशन की बात करेगा, तो इससे आपने यही अंडरस्टैंड करना है कि जो आपको वी वेक्टर स्पेस दी जा रही है, उसको जनरेट करने वाली जो बेसिस है ना, उनकी स्ट्रेंथ n है। ठीक है, तो चूंकि ये n फाइनाइट होता है, तो फिर हम यहाँ फाइनाइट का वर्ड भी लिखते हैं। अगर इवन हम यहाँ फाइनाइट नहीं भी लिखेंगे, हम सिर्फ nth डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, तो भी जब n लिखा जाता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये फाइनाइट है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सियम है कि एनी n+1 और मोर वेक्टर्स इन V आर लीनियरली डिपेंडेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप खुद यहाँ से एमसीक्यू बना सकते हैं, आपसे किसी स्टेज पर यहाँ से एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। और ये अगर आप उस रिमार्क को देखें जो मैंने आपको स्टार्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं R3 में से 3 से ज़्यादा वेक्टर लेती हूँ तो बताएं कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो जो स्टूडेंट लेक्चर अटेंटिवली अटेंड कर रहे होते हैं वो अभी इस पहले एग्जाम को देख के बता सकते हैं कि ये उसी की एक्सटेंशन है। कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं R3 लेती हूँ तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? 3। तो ये वही एग्जाम नहीं है जो ये कह रहा है कि आप इसकी डायमेंशन n+1 कर दें, 4 कर दें, तो फिर ये डिपेंडेंट होंगे। तो याद रखें कि अगर आपकी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आपको कही जा रही है कि n है, लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, यानी एक वेक्टर में आपको उससे ज़्यादा दे दूँ, मैं आपसे कहूँ अब बताएं कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए इट मस्ट बी डिपेंडेंट विदाउट प्रूविंग एनीथिंग। इसी तरह सेकेंड एग्जाम देखें, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट S जिसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं with n elements is a basis of V। अच्छा, ये सेकेंड एक्सियम समझना कोई इतना आसान नहीं है, जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऐसे ही पढ़ के अंडरस्टैंड आप नहीं कर सकते, और ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है कि आप कहें कि बस ठीक है ना, ये क्या लिखा है, बस यही लिखा है ना कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और ये बेसिस बन जाएंगे। नो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज़रा गौर से सुनिए क्लास, ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस V है, उस वेक्टर स्पेस की मुझे पता चलता है कि n डायमेंशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो उसकी डायमेंशंस हैं, जो उसकी बेसिस हैं। याद रखिएगा कि अगर मैंने उस सेट, चले मैं कहती हूँ कि S के अलावा कोई W सेट है, मैं जिसकी बात कर रही हूँ, उस W में n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, और मुझे ये पता चलता है कि ये वेक्टर स्पेस V की बेसिस बना रहे हैं। ठीक है, W में n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और वो मेरी वेक्टर स्पेस की बेसिस बना रहे हैं। तो इस एक्सियम का मतलब ये है कि अब अगर W के अलावा कोई और सेट जो कि S हो सकता है, जो यहाँ लिखा है, वो P हो सकता है, वो Q हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक वेक्टर स्पेस का बस एक ही सेट है जो उसकी बेसिस बनाएगा, एक से ज़्यादा सेट भी तो हो सकते हैं ना। तो W के अलावा कोई और सेट S V की बेसिस सिर्फ उस वक्त बनाएगा अगर इस S के अंदर भी एग्जैक्टली n एलिमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि W में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो वो बेसिस बना रहा था, S में n से एक ज़्यादा हो गया, एक थोड़ा हो गया, 3 ज़्यादा हो गए, 3 कम हो गए, तो भी ये बेसिस बना सकते हैं? नहीं। जब एक सेट किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाता है, वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ बनाता है, वो बात फिक्स हो जाती है कि इस वेक्टर स्पेस की इतनी नंबर ऑफ बेसिस ही हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा।
अब आप W के अलावा कोई सेट भी उठा के ले आए, वो S है, वो P है, वो Q है, वो R है, जब तक उनमें एग्जैक्टली n नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आएंगे वो आपकी वेक्टर स्पेस की बेसिस नहीं बना सकते। ओके, सो व्हाट इज द थर्ड पार्ट? एनी स्पैनिंग सेट T of V with n elements is a basis of V। ये बिल्कुल वही बात है, फर्क सिर्फ ये है कि थर्ड एक्सियम में स्पैनिंग का वर्ड यूज किया था और सेकंड एक्सियम में इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज किया था। तो वो आपको बेसिकली इन दो एक्सियम में ये फर्क समझाना चाह रहा है कि आप वंस आपने बेसिस को डिसाइड कर लिया तो कोई भी सेट अगर आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट लेकर आते हैं तो जब तक उसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट्स नहीं होंगे वो आपकी वेक्टर स्पेस की बेसिस नहीं बना सकता। अब उसने इंडिपेंडेंट के बजाय वर्ड चेंज कर दिया स्पैनिंग सेट का। अब वो कहता है कि अगर आप कोई सेट T लेकर आ जाए जिसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो और आपको ये पहले से पता है कि आपकी V जो वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं n, तो ये स्पैनिंग सेट भी उस वक्त तक आपकी वेक्टर स्पेस की बेसिस नहीं बना सकता जब तक इस स्पैनिंग सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो। इन तीन एक्सियम से रेलेवेंट, स्पेसिफिकली सेकंड और थर्ड से रेलेवेंट अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लीनियर इंडिपेंडेंस का वर्ड सेकंड एक्सियम में यूज हुआ है और स्पैनिंग सेट का वर्ड थर्ड एक्सियम में यूज हुआ है, इसका फर्क क्या है। अभी शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आई होगी, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ डिटेल्ड वे, लेकिन ये एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल्स है, कुछ देख लें, इनके सॉल्यूशंस आपने खुद से करने हैं, आंसर्स आपको दे दिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ के आए हैं, सो इन सबको सॉल्व कीजिएगा। आंसर्स लिखे हुए हैं, बस आपने जस्ट कैलकुलेशंस करके प्रूव करना है। जैसे पहला इसका जो पार्ट है उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम R4 में से 4 वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 वेक्टर्स हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और ये बेसिस बनाते हैं R4 की। शो आपने करना है, आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले पहला पार्ट आप ये प्रूव करें कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, 4 वेक्टर्स हैं, R4 में से दिए जा रहे हैं, 4 स्केलर लें A B C D, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, सेट इट इक्वल टू 0, सॉल्व करें गॉस एलिमिनेशन मेथड से, यू विल सी दैट कि आपके चारों स्केलर 0 आते होंगे, पहला पार्ट। दूसरे में क्या करना है, इनको प्रूव करें कि स्पैन करते हैं R4 को। कैसे प्रूव करेंगे, 4 स्केलर्स ने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाई, सेट इट इक्वल टू सम आर्बिट्ररी वेक्टर, वो आर्बिट्ररी वेक्टर आप A1 B1 C1 D1 भी ले सकते हैं, PQRS भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे पूरी डिटेल बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम मेनी टाइम्स ये एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, स्पैनिंग शो कर दें, आपने सिर्फ अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट प्रूव कर देना है। अगर प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो 4 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं ये स्पैन भी करते हैं। सो फाइनली आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि ये बेसिस बनाएंगे। सेकंड पार्ट पे आ जाए, अब ये यहाँ पर आपको बेसिस दी जा रही हैं 1t-1 होल स्क्वायर अप टू सो ऑन t-1 होल की पावर n। ये बेसिकली आपके पोलिनोमियल्स हैं। प्रूव ये करना है आपने कि Pn ऑफ t जो सेट ऑफ पोलिनोमियल्स है ये उसकी बेसिस बनाते हैं। तो आप बिल्कुल ए पार्ट की तरह इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि आप कोई से भी n नंबर ऑफ स्केलर्स लें, ठीक है, और आप इसको प्रूव करें कि ये इंडिपेंडेंट है। इसी तरह स्पैनिंग भी शो कर सकते हैं। बी पार्ट को ऐसे अगर आप नहीं भी सॉल्व करते ना तो नो प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा जनरलाइज है, मुझे नहीं लगता कि आप इसको बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1t-1 होल स्क्वायर अप टू सो ऑन t-1 की पावर n है ये बेसिस बनाएंगे Pn ऑफ t की। और ये मैं आपको इसलिए भी अवॉइड कर रही हूँ कि आप इसको बेशक सॉल्व ना करें क्योंकि ये चूंकि nth है तो फिर आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, सी पार्ट को देखें, ये भी सी पार्ट भी आपने खुद सॉल्व करना है। ये जो 4 वेक्टर्स आपको दिए जा रहे हैं ये R3 में से हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि आइदर ये बेसिस बनाते हैं R3 की या नहीं। अब मेरे ख्याल से आंसर आप मुझे फौरन से दे सकते हैं इवन सॉल्व किए बगैर भी। R3 है और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, 4। लेकिन देखिए लेट्स से ये तो हमने थ्योरम से पढ़ लिया ना कि अगर R3 में 3 से ज़्यादा वेक्टर्स दिए जाएंगे तो हमेशा डिपेंडेंट होंगे। लेकिन मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये भी तो कह सकती हूँ कि मुझे शो करके बताएं। रिमार्क तो कहता है कि ठीक है विदाउट सॉल्विंग भी बता सकते हैं, तो एक्चुअली तो हम प्रूव यहाँ पर ये करेंगे कि ये बेसिस नहीं बना रहे। क्या बेसिस बनाने के लिए तो 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ना। पहली तो ये कि इंडिपेंडेंट हो और दूसरी ये कि स्पैन भी करते हो, लेकिन ये डिपेंडेंट होंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि रिमार्क से सीधा सीधा लिख दें, लेकिन अगर मैं कहीं आपसे ये रिक्वायर कर लेती हूँ कि आपने मुझे शो करना है
तो आपने क्या शो करना, नथिंग। आप इसको ये मुझे शो करके बताएंगे कि आप जब इसको इंडिपेंडेंट शो कर रहे होगे ना, तो आपके सारे स्केलर जीरो नहीं आएंगे, जो भी नॉन जीरो आएगा उसके थ्रू मुझे आपने ये शो कर देना है कि यस जो कि स्केलर नॉन जीरो आ रहे हैं, इस वजह से ये डिपेंडेंट हो जाएगा। तो स्पैनिंग पे बेशक ना जाएं, आप सिर्फ इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस से एक एग्जाम भी अगर आप फेल करके मुझे शो कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये बेसिस नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा, ऑल्दो कि यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने हाथ से करें। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपने हाथ से करने हैं और कुछ आप स्ट्रेट अवे अपने रिमार्क्स के थ्रू इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूँ, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास दो वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर्स आए कहाँ से हैं, R3 में से। तो आपने प्रूव ये करना है कि आइदर ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ अब थोड़ा सा प्रोसीजर रिवर्स हो गया। रिमार्क हमने ये पढ़ा कि अगर R3 में से 3 से ज़्यादा वेक्टर आएंगे तो रिमार्क कहता है कि वो सेट डिपेंडेंट हो जाएगा। आप से मुझे कोई बता सकते हैं कि अगर R3 में से 2 ले आऊँ वेक्टर, तो फिर ये इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? एनी वन ऑफ यू? डिपेंडेंट। कैसे? मैम कि वही नहीं है जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि हमने कहा था कि p वेक्टर्स होंगे और n कंपोनेंट्स होंगे, तो p लेस देन n लेस देन नहीं p। नहीं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कंपोनेंट्स का कम होना ज़रूरी है ना, लेकिन ये तो कंपोनेंट्स भी पूरे हैं। एनी अदर जस्टिफिकेशन? अच्छा चलिए, वो थ्योरम हम यूज करें भी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n 3 है। नो। अच्छा ठीक है ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, n3 और p क्या है? 2। यस। तो ये रिलेशनशिप क्या बना? n ग्रेटर देन p। तो अगर n ग्रेटर देन p हो जाए तो क्या रिलेशनशिप होल्ड करता है? इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन आपने प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए? हमने तो प्रूफ करना है कि ये डिपेंडेंट होने चाहिए। तो मैं इसलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप वो रिमार्क यूज ना करें। देखिए बहुत आसान सी बात है। जब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, जरा बैठ के खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, मुझे जरा ये बताएं कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर इसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा? यस क्लास, दिस इज चेक ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। ये जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ के आए हैं ना, ये वहां से कॉन्सेप्ट आया। इनफाइनाइट आएगा मैम। क्यों बेटा, बता सकते हैं? मैम वो R2 को माइनस करेंगे ना R1 से, तो वो 0 बन जाएगी नीचे वाली। यस यस यस। अच्छा, ये भी आपने काफ़ी डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर आंसर किया है, दैट्स गुड। ये भी हो सकता है। इसमें एक और बात है, देखिए आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस हो जाएंगी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। और ये हम पढ़ के आए हैं कि जब भी ये सिचुएशन हो तो आपका सोल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट मैनी आता है। और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? क्योंकि देखें, आप जब किसी एक वेरिएबल को आर्बिट्ररी नंबर देते हैं t, तो वो t नॉन जीरो भी तो हो सकते हैं ना सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। तो इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, आपको मेरी सारी जस्टिफिकेशन समझ में आ जाएगी। सो थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रोलॉन्ग वे में भी जाके समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है। रिमार्क अप्लाई होते हैं, लेकिन रिमार्क हर जगह भी अप्लाई नहीं होते। जिस तरह देखिए, हमने तो रिमार्क ये पढ़ा ना कि अगर आपके पास R3 में से हमें 3 से ज़्यादा दिए जाएंगे तो डिपेंडेंट हो जाएगी। तो अगर मैं आपको थोड़े दे दूंगी तो भी आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक ही जस्टिफिकेशन, इसकी एक और जस्टिफिकेशन भी है।
और वो कौन सी है? वो ये है कि मैंने आपको भी बताया था कि वंस इफ इट इज डिसाइडेड कि किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आपको पहले से पता चल जाए, आप R3 लिखा हुआ है ना, आपको पता है R3 की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताई थी 3। तो इसकी अगर डायमेंशन 3 है तो उसकी बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 3। तो ये कितने हैं? फर्स्ट वाले में 2, फर्स्ट वाले में 2 है, तो ये बेसिस कैसे बनाएंगे? ना 2 बेसिस बनाएंगे, ना 4 बनाएंगे, ना 5 बनाएंगे, ना 6 बनाएंगे, ना 1 बनाएंगे तो उसे 3 ही बनाएंगे। अब हम स्पैनिंग और इंडिपेंडेंस से थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। अब हम बेसिस की बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो बेसिस ने हमारा काम ज़्यादा आसान कर दिया है, क्योंकि बेसिस के लिए हम ये पढ़ के आए हैं कि R3 है, आपको किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस पहले से पता चल जाती है। तो अगर आपको पता है कि इसकी बेसिस 3 है, ये नहीं पता कि कैसे हैं, ये हमें प्रूव करना पड़ता है। हमें इल्हाम नहीं होता कि 3 हमें पहले से पता चल गया तो हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा। नो, किसी ने प्रूव किया तो उसको पता चला कि 3 है। लेकिन चले पता चल गया प्रॉब्लम से कि R3 है तो उसकी डायमेंशन 3 होगी। तो अगर 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे तो बात बनेगी, उससे ना कम पे बात बन सकती है ना ज्यादा में हो सकती है। ठीक है, बी पार्ट को देखें। बी पार्ट का आंसर तो आप सबको पता है मेरे ख्याल से, नथिंग टू डिस्क्राइब हियर। ठीक है, 4 है तो भी नहीं होगा, उसमें भी 2 रिमार्क्स यूज हो सकते हैं। पहला रिमार्क जो आपने अभी एक स्टूडेंट ने कोट किया था कि अगर ये R3 है, 4 वेक्टर्स होंगे तो डिपेंडेंट। दूसरा रिमार्क भी मैंने आपको भी बता दिया कि अगर डायमेंशन 3 है तो 3 से कम और ज़्यादा कोई भी और नंबर जो है वो उसकी बेसिस नहीं बना सकता। अब सी और डी पे आ जाए। सी और डी आपने सॉल्व करने हैं, आप रिमार्क यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इसमें एग्जैक्टली 3 वेक्टर्स हैं, बेसिस की स्ट्रेंथ भी 3 है, तो इसका मतलब है कि कोई रिमार्क तो हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि ये 4 हैं तो नहीं होंगे, ये 2 हैं तो नहीं होंगे। अब एग्जैक्टली 3 है तो 3 का मतलब है कि बेसिस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो इसलिए सकते हैं कि दोनों इंडिपेंडेंस और स्पैनिंग शो करना पड़ेगा, नहीं होंगे तो इंडिपेंडेंस और स्पैनिंग में से कैलकुलेशंस में से कोई एक चीज डिस्प्रूव हो रही होगी तो हम फिर बताएंगे। यानी जो सी और डी का मतलब ये है कि अगर आपकी डायमेंशन 3 है आपके वेक्टर स्पेस की और 3 ही वेक्टर आपको दे दिए जाए तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सी पार्ट आपके सामने यहाँ पे सॉल्व हुआ है, आप यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि आप ये शो करेंगे कि आपका जो सेट है वो स्पैनिंग भी प्रूव हो जाएगा, इंडिपेंडेंट भी प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका जो सी पार्ट है ये सक्सेसफुली बेसिस बनाएगा। लेकिन डी में जाके आप जब इसको प्रूव करेंगे तो आप देखिएगा कि डी जो है उसमें आपकी लास्ट रो 0 हो जाएगी, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको डी पार्ट में दिए जा रहे हैं ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि ये डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये बेसिस नहीं बनाएंगे। तो जब तक मैं आपको क्वेश्चन में ये ना कहूँ कि आप मुझे दोनों एक्सिम्स शो करें, आप मुझे स्पेलिंग शो करें, अलग अलग इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस शो करें, अगर मैं ये नहीं कहती और मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस बनाते हैं या नहीं, तो फिर आपको ये फ्रीडम है कि अगर आपका एक एक्सिम भी फेल हो जाता है तो दूसरा मत प्रूव करें, आप बस कह दें कि ये नहीं है बेसिस। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट को स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है क्योंकि वो यूजली हालांकि होता है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बस कंफ्यूजन होती है कि ये जो कंडीशन दिखानी है ये पता नहीं क्या है, तो आप मत जाएं इसकी तरफ। आपको इंडिपेंडेंस आसान लगती है तो पहले इंडिपेंडेंस को प्रूव करें। अगर आप शो कर सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप स्पेलिंग पे मत जाएं, आप वहीं से बता दें कि अगर ये इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो ये बेसिस नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाता है तो फिर आपको बी पार्ट पे जाना पड़ेगा, यानी आपको स्पेलिंग शो करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसमें एक चीज स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी वेक्टर ले रहे होते हैं ए बी सी, तो वो शायद वो ABC को देख के परेशान होते हैं, जबकि मैंने आपको जब स्पेलिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ABC है इसका कोई काम नहीं है आपकी कैलकुलेशन से, ये जो का तू वहीं रहेगा, इसने कहीं नहीं जाना। आपका काम ये है कि आप जैसे हमेशा से एचएन फॉर्म निकालते हैं, आप खुद देखें जब आप ABC लिखते हो ना राइट हैंड साइड पे आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पैनिंग सेट के केस में, तो वो आपकी एचएन फॉर्म में या जो आप मैट्रिक्स बनाते हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसका सबसे आखिरी कॉलम होता है। तो आखिरी कॉलम में तो कुछ भी नहीं करना होता। हमारी एचएन फॉर्म में सारी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग लेफ्ट से राइट की तरफ होती है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं होती। तो आप एचएन फॉर्म के जो स्टेप्स कर रहे होते हो, आप जो स्टेप करते हो डायरेक्ट आप उसको अपने लास्ट कॉलम में जस्ट लिख देते हो, बाकी उसका कोई रोल वहां पे नहीं होता। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल है जी आपके पास, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर
एक्सटेंड करना पड़ेगा बेसिस को, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा नया होगा, इसलिए एग्जांपल को थोड़ा अटेंटिवली देखिएगा। एक्सटेंड u1 एंड u2 टू अ बेसिस ऑफ R4। एक तो इसका मतलब पढ़ने से फौरन समझ में आ जाता है कि जाहिर है R4 है तो उसकी 4 डायमेंशंस होंगी, वेक्टर 2 दिए जा रहे हैं, खुद कुछ इसको खींच तान के हमने 4 तक लेके जाना है, लेकिन कैसे लेके जाना है ये प्रोसीजर अब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कहीं से कोई 2 वेक्टर उठा के ले आए और हम कहें कि ये 2 वेक्टर ऐड करने से ये जो है बेसिस बन जाएंगी, क्योंकि 2 वेक्टर अपनी मर्जी से, देखिए R4 में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, तो हम अपनी मर्जी से वो 2 कहाँ से लाएं। उसका एक तरीका बड़ा आसान है एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि u1 एंड u2 इनको आप जरा लिखें एक मैट्रिक्स की रोज के तौर पे। पहले को u1 को पहली रो बना दे, u2 को दूसरी रो बना दे, ठीक है। ये बनाने के बाद इसको जरा एचेनल फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको सामने नजर आ रहा है क्योंकि बहुत ही सिंपल सी मैट्रिक्स है, 2 रोज एचेनल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब जब एचेनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो पहली रो को कह दें w1, दूसरी को कह दें w2, ठीक है। मैंने शायद किसी स्टेज पे, शायद नहीं, आई एम श्योर, मैंने आपको बताया था कि ये जो एचएनएल फॉर्म होती है ये रो इक्विवेलेंट होती है। इसको रो इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, कभी सोचा आपने से किसी ने? और अगर आपने किसी ने बुक कोई पढ़ी हो इस कोर्स के ड्यूरिंग, तो बुक में रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पे बड़ा फोकस किया जाता है। इसको रो इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, याद रखिएगा कि आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की अगर नंबर ऑफ रोज जिन जिन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है ना, एचएनएल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद भी वो रोज उन्हीं प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती रहती है। कैसे? उसने यहाँ लिखा है, जरा गौर से पढ़े। वो कहते हैं अगर W1 W2 जो कि एचएनएल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद हमें वेक्टर मिल रहे हैं, span the same set of vectors as spanned by u1 and u2। This is very important line। ये आपको पता होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी नॉलेज में नहीं है तो ठीक है। रो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स एचएनएल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद भी अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट रहती है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जिन प्रॉपर्टीज को इस ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज सेटिस्फाई कर रही होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को एचएनएल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद भी ये रोज सेटिस्फाई करती रहती है। सो u3 एंड u4, अब ये आपके करने का काम है कि ये 2 वेक्टर्स आपने खुद से जनरेट करने हैं। और आपने कैसे जनरेट करने हैं? मैंने भी आपको स्टैंडर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट बताया था। स्टैंडर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं R4 लेती हूँ तो उसकी 4 स्टैंडर्ड बेसिस कौन सी होंगी, आप मुझे फिंगर टिप से बता सकते हैं। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। क्या किया मैंने? 4 वेक्टर लिए, सिर्फ 1 की पोजीशन चेंज की है। 4 कंपोनेंट्स थे, पहले फर्स्ट पे रखा, फिर सेकंड पे रख दिया, फिर थर्ड पे रखा, फिर फोर्थ पे रखा, और हर दफा मैंने बाकी सबको 0 कर दिया। अब देखें, जब भी आपको एक बेसिस एक्सटेंड करने के लिए कहा जाए ना, तो आपको जो वेक्टर्स दिए जाएं उनको रखें आप पहली, दूसरी, तीसरी, जितने भी दिए जा रहे हैं रोज के हिसाब से रखें, एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब एचएनएल में कन्वर्ट करने के बाद अभी भी ये 2 ही रोज है ना, इनके नीचे थर्ड एंड फोर्थ रो आपने खुद से ऐड करनी है। जी क्लास, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी तरफ ना कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हो गए थे, सो आई थॉट कि आई एम नो मोर ऑडिबल टू यू पीपल। ओके जी, क्या कुछ स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं? एनी क्वेश्चन? नहीं है? अच्छा, तो ये जो अब देखिए R4 है ना, उसकी 4 बेसिस होनी चाहिए, तो मुझे तो 4 वेक्टर चाहिए। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैंने 2 वेक्टर्स अपनी मर्जी से नहीं ऐड कर देने, मैंने वो 2 वेक्टर्स किसी कंडीशन पे ऐड करने हैं। वो कंडीशन क्या है? वो 2 वेक्टर्स जो मैंने ऐड करने हैं बेसिस पे, वो कहाँ से आने चाहिए? उनको किन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? एनी स्टूडेंट? जिन 2 वेक्टर्स को मैंने ऐड करने हैं उनको कौन सी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए?
यस क्लास। लीनियर इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए मैम। एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू क्लास? मैम इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए उन्हें एक तो। ठीक है, और दूसरी वो जो कंडीशन थी मैम स्पैन करना चाहिए। यस मैम स्पैन। ठीक है, चलें जी, एक्सीलेंट, ठीक हो गया आंसर। अच्छा, अब स्टैंडर्ड बेसिस अभी पढ़ा है। स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में क्या बताया था मैंने? वो क्या होती है? किसी भी वेक्टर स्पेस की स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इसलिए मैंने जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो मैं स्टैंडर्ड बेसिस से लूंगी। यहाँ आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड बेसिस का फायदा क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए R4 में से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। मैं इनमें दो वेक्टर्स R4 में से अगर स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा चूज करने लग जाऊं तो मैं ये कर सकती हूँ काम। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, जिसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 सेट ऑफ वेक्टर्स का सेट में लेके आ सकती हूँ जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैं ढूंढूं कैसे? तो आसान तरीका ये है कि आप स्टैंडर्ड बेसिस को ऐड कर देना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस को ऐड करने का फायदा क्या होगा कि ये बेसिस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि स्टैंडर्ड बेसिस की शेप ही ऐसी होती है कि जब मैं उसको एचलन फॉर्म में आके ऐड करूंगी ना तो एचलन फॉर्म की फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि एचलन फॉर्म में जाने के बाद क्यों ऐड करते हैं, पहले क्यों नहीं ऐड करते? इसका आंसर भी सुन लें, बी अटेंटिव। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होती हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर मैं ओरिजिनल में ऐड कर दूंगी तो ओरिजिनल तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। जब तक मैं उसको एचलन फॉर्म में नहीं लेकर जाऊंगी वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी। इसलिए एचलन फॉर्म में कन्वर्जन के बाद आपने स्टैंडर्ड बेसिस को ऐड करना है। अगला क्वेश्चन, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ जो आपको दो वेक्टर नजर आ रहे हैं U3 एंड U4, गौर से देखें, 0 1 0 0 और 0 0 0 1, यही दो क्यों चूज किए हैं? 1 की पोजीशन में चेंज भी तो कर सकती हूँ ना। बाकी जो दो और बनते हैं U1 U2 वो भी तो स्टैंडर्ड है, तो मैं उनको यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? तो देखें, मैंने एचलन फॉर्म में इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐसे दो वेक्टर उठाए ना, ऐसी स्टैंडर्ड बेसिस उठाए जो मेरी एचलन फॉर्म को डिस्टर्ब ना करें। तो वो कैसे एचलन फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? अगर 0 1 0 0 को मैं सेकेंड रो बना दूं और 0 0 0 1 को मैं फोर्थ रो बना दूं, तो क्या मेरी एचलन फॉर्म स्टेबल रहेगी? रहेगी? यस क्लास। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने दो वेक्टर्स ऐड करने हैं अपनी एचलन फॉर्म में। ये एचलन फॉर्म नजर आ रही है, 1 1 1 1 0 0 1 2। मैंने दो स्टैंडर्ड बेसिस ऐड करनी है, तो स्टैंडर्ड बेसिस तो 4 है ना। तो मैंने यही दो स्टैंडर्ड बेसिस क्यों ऐड करना मुझे ठीक लगा। यही मैंने इसे U3 अब U4 सेकंड रो बनाएंगे ना, U3 को सेकंड रो कर देंगे और ये 0 0 1 2 1 2 जो है हमारे पास 3 रो आ जाएगी और 0 0 1 हमारे पास फोर्थ रो आ जाएगी और लीनियर इंडिपेंडेंट हमारे पास आ जाएगी वो कंडीशन। यस, तो यही तो हमारे मैं पास कह रही हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो हमने देखिए ये U3 फॉर एग्जांपल, मैं मुझसे कोई ये कहे कि आपने इसको 1 0 0 0 क्यों नहीं लिया, पहली पोजीशन पे 1 क्यों नहीं रखा, इसलिए कि अगर मैं वो ले लूंगी तो मैं यहाँ एचलन फॉर्म में आके इसको ऐड करूंगी तो मेरी एचलन फॉर्म खराब हो जाएगी, जबकि मैं अपनी एचलन फॉर्म को मेंटेन करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने यही दो लिए हैं। तो अब जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जहाँ आपको बेसिक्स एक्सटेंड करनी पड़ेंगी तो याद रखिएगा कि अब आपने ये काम सोच के करना है कि स्टैंडर्ड बेसिस कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नहीं भी है पूछ लें, नो प्रॉब्लम। यस क्लास, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके जी, थैंक यू जी।
अच्छा जी, तो फिर अब हम ये जो 4 हमारे पास वेक्टर्स आएंगे वो इंडिपेंडेंट भी हैं, वो स्पैन भी करेंगे, सो वी कैन इजीली सी दैट कि हमने अपनी बेसिस को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशंस पे आ जाएं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो बेसिस पढ़ रहे थे तो फिर हम एप्लीकेशंस पे क्यों आगे हैं, ठीक है। अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इन एप्लीकेशंस पे जाने से पहले पहले उनको अंडरस्टूड करना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए ये एप्लीकेशंस मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस के फ़ौरन बाद नहीं कराई, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें। Find the basis and dimensions or the dimension and a basis of the solution space W of each homogeneous system. तो जब तक हम बेसिस डायमेंशन ना पढ़ते इन एप्लीकेशंस को मुझे पढ़ाने का फायदा नहीं था, इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशंस हैं, बट एप्लीकेबल किसके ऊपर है, डायमेंशन और बेसिस पे। सो इन पे जाने के लिए हमें पहले बेसिस और डायमेंशन को समझना था और फिर यहाँ आना था, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से एक पार्ट की भी समझ आ गई तो आई होप कि आपको बाकी दोनों पार्ट्स खुद कर लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो जरा ये देखिएगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हुए हम डायमेंशन और बेसिस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा जी, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें क्लास। एक और चीज इस क्वेश्चन में, इसका एक पार्ट अगर आप पढ़ें तो वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट जो है वो डायमेंशन बेसिस निकालें, उसने यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टेटमेंट यूज की है, जरा इसको पढ़ें। फाइंड द डायमेंशन एंड बेसिस of the solution space W of each homogeneous system। सबसे पहले एक बात मैं आपको एक इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये solution space क्या होती है। क्लास याद रखिएगा, मैंने शायद किसी क्विज में, क्विज से पहले या किसी लेक्चर में आपसे ये कहा था कि जब भी मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन दिया करूं तो फाइनल जो आपने अपना सोल्यूशन जिस फॉर्मेट में लिखना है, आपके क्विज 1 के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स इस बात पे भी कटे हैं कि आप लोगों ने जो फाइनल वर्जन लिखा है अपने आंसर का, आपने उसको उस तरह नहीं लिखा जैसे मैंने आपसे रिक्वायर किया था। मैंने आपसे कहा था कि कॉलम में लिखा करें, और अगर आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आता है तो एक पैरामीटर को टी कहा करें, फिर उस टी को कॉमन लें और फिर आप अपना सोल्यूशन लिखें। ये मैंने क्यों कहा था, याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एक सोल्यूशन स्पेस की बेसिस होता है। आप जिस भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके जितने वेक्टर्स निकलते हैं वो भी किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस होते हैं। और ये बात आप अभी पढ़ेंगे इसके फौरन बाद, जो इन स्लाइड्स के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, आज के लेक्चर का टाइटल भी था, ठीक है। ये सब चीजें किस तरफ को जा रही हैं, रो स्पेस और कॉलम स्पेस बेसिकली क्या होता है, वो आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो आपका आंसर आता है, जो आप कॉलम वेक्टर कैलकुलेट करते हो, उससे बनने वाली वेक्टर स्पेस की बेसिस होती है। तो ये उस सोल्यूशन स्पेस की बात हो रही है। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते, आप फिलहाल इसी बात पे स्टक रहें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन से जो स्पेस आती है उसको सोल्यूशन स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये मैं आपको जरा डिफाइन करूं, क्योंकि जब आप ये खुद पढ़ेंगे तो आप यहाँ जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सोल्यूशन स्पेस W क्यों लिखी हुई है, हम तो वेक्टर स्पेस पढ़ते आए हैं, ठीक है। ओके, जरा पहला पार्ट देखें। सबसे पहला काम क्या करना है, ए पार्ट देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। ये छोड़ दें, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी इक्वेशंस हैं, अभी पता चल जाएगा कि हमने इसमें प्रोसीजर में करना बेसिकली क्या करना है जी। सबसे पहले तो आप इसको एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये आप, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये एचएनएल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद लिखा हुआ है, जो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाती है ना, उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो और आप इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल लास्ट इक्वेशन को देखें ना, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद वो यही इक्वेशन बन जाती है, सो ये रिड्यूस हो जाएंगी जस्ट 2 इक्वेशंस के अंदर। अब मुझे ये बताएं, ये तो बहुत ही एक हमारा कॉमन सा कॉन्सेप्ट था कि अगर अननोन्स हम देखें तो 5 हैं, इक्वेशंस देखें तो रह जाती हैं 2, तो ये 5 अननोन्स कहाँ से आएंगे। तो आपने करना क्या है, बड़ा आसान सा यहाँ पर हम एक मेथड यूज करने जा रहे हैं, जो भी मैंने आपको बात बताई है वो जी। बच्चे म्यूट कर लें माइक्रोफोन्स अपने प्लीज। ये कॉन्सेप्ट तो हम बहुत दफ़ा पढ़ते आए हैं कि, और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास 5 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं। इसका मतलब है मेरे पास 2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, 3 मेरे पास फ्री वेरिएबल्स आ गए हैं।
अब वो 3 फ्री वेरिएबल्स कैसे डिसाइड करने हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके मिड में वो क्वेश्चन भी था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी कॉलम में पिवट नहीं होता वो फ्री वेरिएबल डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लें, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि वाई, एस और टी आपके फ्री वेरिएबल्स हैं, राइट। अच्छा जी, अब करना क्या है, ये जो बेसिस जिनकी बात क्वेश्चन के अंदर हो रही है ये बनेंगी कैसे। अब देखिए कितना आसान मेथड है, सो इंटरेस्टिंग। क्या करना है जी, फ्री वेरिएबल डिसाइड हो गए, 3 है, वाई, एस एंड टी। और करना क्या है आपने, पहला एक्सियम देखें, इन तीनों में से एक को 1 रखें, बाकी सबको 0 कर दें। दूसरा एक्सियम देखें, फिर पहले को 0 रखें, दूसरे को 1 रखें, तीसरे को 0 कर दें। तीसरा देखें, पहले 2 को 0 कर दें, तीसरे को 1। सिंपल इज दैट, एक को 1 करना है, बाकियों को 0 करते चले जाना है। 3 फ्री वेरिएबल्स है तो 3 स्टेप्स बनेंगे ना, एक 1 हुआ, बाकी 0 हुए, तो टोटल 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब ये जो वैल्यूज है ये पुट कहाँ करनी है, अपनी जरा पिछले सिस्टम पे आ जाए। ये आपके पास इक्वेशंस लिखी हुई है, ठीक है। ये जो आपने अभी यहाँ पर सपोज किया है ना कि आपने एक को 1 कहा, बाकी को 0 कहा, तो ये आप यहाँ पुट कर रहे हो, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर जब मैं सब्स्टिट्यूशन करती हूँ तो जब मैंने पहला एक्सियम सॉल्व किया तो मेरे पास जो वेक्टर v1 आया वो ये आ गया। फिर मैंने सेकेंड एक्सियम को यूज किया, मेरा v2 वेक्टर ये आ गया। थर्ड एक्सियम को यूज किया, मेरा v3 वेक्टर ये आ गया। तो यही वो बेसिस थी जो आपको रिक्वायर्ड थी। तो अगर आप इस प्रोसीजर को समराइज करें तो ये कितना आसान मेथड है। सबसे पहले अपना सिस्टम लें, उसको एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपके फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, बेसिक कितने हैं। फ्री को काउंट करें, 3 फ्री में हैं, 2 हैं, 1 है, जितना भी है। अगर फॉर एग्जांपल 3 है प्रॉब्लम की तरह, तो प्रोसीजर क्या होगा, एक को 1 का, बाकी को 0, और इस तरह से जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप आप जिस तरह इस क्वेश्चन में शो किया इस तरह करते चले जाएं, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब ये तीनों एक्सियम्स हो जाएं तो इनकी वैल्यूज को अपनी जो आपकी एचएन फॉर्म से रिडक्शन के बाद जो इक्वेशंस आई हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। वहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये रिस्पेक्टिवली 3 वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो आप यही 3 वेक्टर्स कहोगे दीज आर द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W। अब अगर आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ रही है कि यही काम क्यों कर रहे हैं कि एक को 1 कहते हैं, बाकियों को 0 कहते हैं, तो याद रखिएगा हम ये उस प्रोसीजर पे चल रहे हैं जिसको हम स्टैंडर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस में यही करते हैं ना, एक आपके पास कंपोनेंट 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, एंड आफ्टर सो ऑन, राइट। और इन्हीं लाइंस पे चलते हुए ये बाकी दोनों क्वेश्चंस आई होप यू कैन इजीली सॉल्व देम, और इन्हीं स्टेप्स पे फिर आप बेसिस निकाल सकते हैं अपनी सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। और ये देखिए सी पार्ट भी आपके सामने सॉल्व हुआ है। इसी तरह से 4.51 प्रॉब्लम अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो भी हम ऊपर सॉल्व करते आए हैं। फाइंड अ होमोजेनियस सिस्टम हूज सॉल्यूशंस एट W इज स्पैन्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स। तो ये अगर आप पिछली एग्जांपल्स को देखें तो ये बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे है। तो 4.51 को आप देखिएगा, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ना भी समझ आया तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। अब आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर से रेलेवेंट, देन यू कैन आस्क नाउ।